Today we will talk about the financial news headlines that happened between 21st October to 25th October. My name is Tanishq. I hope you find this video very informative. First of all, the luxury bags, cosmetic treatments, and the other luxury services that are only afforded by the rich people और जो सिर्फ रिच पीपल जनरली अफोर्ड कर पाते हैं उसकी जो सर्विसेज है उस पर 28% जीएसटी लग सकता है। ये बात अभी फाइनल नहीं हुई है लेकिन ये बहुत जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बात कर रही है क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन है वो भी इम्प्रूव हो सकता है इससे। और साथ के साथ अपन जैसे इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर टैक्स कलेक्शन है वो 18% से आता है, यानी 18% ज़्यादातर चीज़ों में 18% टैक्स रेट लगता है। तो फिर इसी को और 28% के कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इस अब गवर्नमेंट 28% में शिफ्ट कर रही है। इन इन चीज़ों में जनरली बोटॉक्स ट्रीटमेंट और लग्जरी स्पा सर्विसेज, सुपर लग्जरी सैलून सर्विसेज, या फिर अगर कोई पर्सन हैंडबैग्स या सनग्लासेस खरीदता है जो कि 10,000 के ऊपर के हैं, या फिर एक पेन, जैसे कि अपन बहुत महंगे महंगे पेन जानते हैं, तो वो अगर 5,000 के ऊपर है तो उसमें भी 28% जीएसटी लग सकता है। सेकंड न्यूज़ इज दैट कि जो एल यानी लर्सन एंड टॉरबो, उसने BHEL को आउटबिड कर दिया है, ताकि और उसको एनटीपीसी का टेंडर मिल गया है जिसके लिए उसने 40,000 करोड़ रुपीस दिए हैं। अब ये जो टेंडर है ये एक प्रोजेक्ट के लिए है जो कि सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये एमपी और तेलंगाना और बिहार के लोकल एरियाज में होने वाला है। इससे गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है कि इंडिया को 80 GW का और कैपेसिटी चाहिए 2031 से 32 के बीच में। सीतारामन जी जो कि हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, उनने अभी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक बात करी है कि जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इंडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उनके वर्ड्स, उनने ये बोलते हुए उनके वर्ड्स कुछ ऐसे थे जैसे इंडिया इज होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स इन यूएस। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज कर रही है कि वो इंडिया में भी इन्वेस्ट करें। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ भी है लेकिन अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इससे इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलता है, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी। On to our next segment, we talk about artificial intelligence. So there are some of the positive news about artificial intelligence. As per the study of SHRM, they have noticed, they have concluded that 57% of the HR think that AI will reduce workload in the industries. Second thing कि Google AI ने spot diabetic blindness को identify और साथ में उससे fight करने के लिए help भी कर रहा है. And the third thing is that AI technology has stopped the collision in Assam, which could be the which could be dangerous because the collision is never the good thing. So there are some of the positive sides as well as the negative side. It is better to focus on the positive side. अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एक साल में। सितंबर फाइनेंशियल ईयर 23 और सितंबर फाइनेंशियल ईयर 24 में बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लोज है, यानी जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है जो कि म्यूचुअल फंड में डाला गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, वो 4.3 लाख करोड़ हो चुका है, पिछले साल के नियरली डबल। आप कैटेगरी देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स की, जैसे इक्विटी ओरिएंटेड AUM है, वो इस साल सितंबर फाइनेंशियल ईयर 24 में 50.23 लाख करोड़, कंपैरिजन टू द 32.37 लाख करोड़ ऑफ सितंबर फाइनेंशियल ईयर। जो लास्ट में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिक इन्वेस्टर्स अकाउंट्स, इसमें 5.10 करोड़ एंड 4.04 करोड़, ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो कि पिछले एक साल में बढ़े। इनका जो डिफरेंस यानी 1 करोड़ 6 लाख, सो 1 करोड़ 6 लाख नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अकाउंट आइडेंटिफाई हुए हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में। So yes, the people are getting more of the financial knowledge and are getting more aware to handle their financial problems. Next, we will talk about the concerns over private banks. So there was a news which states that the most of the private banks, except HDFC Bank, have suffered a small loss or maybe a loss in the Q2 results, Q2 financials. We can see here I have talked about Kotak Mahindra Bank. The Q2 of their are negative 4.7%. That means the profit has gone down by 4.7%. RBL Bank has also suffered huge loss by 13.8% loss, and HDFC have got minor of the profit of 2.6%, but that is not much. This may also affect the share performance or the market sentiments, and the potential investors may not buy the shares for the long run. Next thing we would talk about the other information, other miscellaneous information. First of all, Niva Bupa and Paras Health को सेबी ने अप्रूव कर दिया है IPOs के लिए, यानी बहुत जल्द अपन को नीवा बुपा और पारस हेल्थ का IPO देखने को मिलेगा, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्टली, एफकॉन्स इंफ्रा का जो IPO का प्राइस बैंड रहेगा, यानी जो उन्होंने IPO अपना रिलीज किया है, इशू उसका जो प्राइस बैंड है एक शेयर का वो 440 से 463 का हो सकता है। एक शेयर का नहीं, एक लॉट का। अब वो डिपेंड करता है कितना शेयर होंगे इस लॉट में। It may be near 440 or it may be near 463.
एज पर द रिएक्शंस ऑफ द इन्वेस्टर्स, बट या देयर विल बी नॉट मच ऑफ द डेविएशन। नेक्स्ट बात करते हैं 361 वेल्थ की। 361 की उनका जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स पीएटी वो 33% से राइज हुआ है क्वार्टर टू में। उसके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है और जरूर इसका शेयर शूट अप हुआ होगा कुछ टाइम के लिए। एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट द वारी एनर्जीज, जिनने हाल ही में अपना आईपीओ निकाला था और उनका जो आईपीओ है वो फर्स्ट डे फुली सब्सक्राइब हो गया, जो कि एक अच्छी बात है एंड इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं एक अच्छा एग्जिट दे सकता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिविडेंड्स अनाउंसमेंट। सो द टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स इन फाइनेंशियल ईयर 20, ये जनरली सीपीएसई इंटरप्राइजेस के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका सोर्स डीपाम एंड बिजनेस स्टैंडर्ड है, ये डेटाबेस से लिया गया है। इंडियन ऑयल अपना डिविडेंड 5091 करोड़ अनाउंस कर रही है। हिंदुस्तान जिंक 3619 करोड़ का डिविडेंड। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स 3443 यानी 3443 करोड़ का डिविडेंड। बीपीसीएल 2413 करोड़ का डिविडेंड। कोल इंडिया 1945 करोड़ का डिविडेंड दे रही है। तो जिन जिन इन्वेस्टर्स को डिविडेंड 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 इंपॉर्टेंट लगता है, यानी उनको सस्टेनेबल कैश फ्लोज चाहिए, कैश इनफ्लोज चाहिए, रिटर्न्स चाहिए, तो उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा डिविडेंड्स भी नहीं देने चाहिए, उससे आपका जो रिटेन अर्निंग्स है वो इफेक्ट होती हैं, विच में ऑल्सो हैम्पर द ग्रोथ prospects of these enterprises. Anyway, these enterprises are quite huge, so it is actually good news for the investors of these companies. और जो डिविडेंड्स ये फाइनेंशियल ईयर 24 का जो डिविडेंड्स था उसको काफ़ी हद तक क्रॉस कर देगा। नेक्स्ट वी विल गो टू अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहने वाला है। अभी हाल ही में नावी ने अपना जो बॉन्ड सेल है 100 करोड़ का जो बॉन्ड बॉन्ड सेल है वो कैंसिल किया है, क्योंकि आरबीआई के कुछ कुछ इश्यूज चल रहे थे, मे बी रिलेटेड टू कंप्लायंस। यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया के पास सून अपना एक ओन कोल एक्सचेंज रहेगा। अभी जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में कोल एक्सचेंज नहीं है, शेयर स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज है, यानी बीएससी एनएससी कमोडिटी का भी है। कमोडिटी में सभी प्रकार के अपने कमोडिटीज ट्रेड होते हैं, उसको एमसीएक्स कहते हैं। लेकिन एज सच कोई कोल कोल एक्सचेंज नहीं है। बाहर के एक्सचेंजेस जो होते हैं उन्हीं में डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एनीवे, एसबीआई ने अभी अपना 40% जो एटीएम से उनको आउटसोर्स कर दिया है, यानी उनके एसबीआई के 40% जितनी भी एटीएम्स है 40% एटीएम्स अब कोई और कंपनी अब उसको रन करेगी। मे बी बिकॉज एसबीआई वांट टू रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल नीड्स टू रन दीज एटीएम्स, क्योंकि काफ़ी हद तक एटीएम्स का यूज़ थोड़ा कम हुआ है एंड एसबीआई के एटीएम्स काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में पूरे अपने एक कंट्री में है। So just to reduce the burden, they have outsourced 40% of their ATMs. Next, we would talk about the financial reports of UltraTech Cement. So as per the newspapers, UltraTech Cement profit is declined by 36% in quarter two, which is a huge loss to the investors. And also, the sentiments for this UltraTech Cement may not be that good for the few years, for a few days. नेक्स्ट आरबीआई ने कहा है कि अभी फेस्टिवल जैसे दिवाली आने वाली है और भी कई फेस्टिवल्स अभी आएंगे, तो उसमें इकोनॉमी ज़रूर बूस्ट होगा। नेक्स्ट, फ़ोन पे जो है उसने फाइनेंशियल ईयर 24 में अपने लॉसेस, जो फ़ोन पे है उसने अपने लॉसेस को काफ़ी हद तक कम किया फाइनेंशियल 24 में, बट स्टिल अभी वो लॉस में है। बट येस, द ग्रोथ इज कांस्टेंट, एटलीस्ट बेटर देन पेटीएम। नेक्स्ट, पहले भी मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया था, और अभी भी जो आइसक्रीम्स, जैसे आइसक्रीम्स हैं, सॉफ्टी आइसक्रीम्स जो कि वनीला फ्लेवर के साथ मिक्स आती हैं, वो एज पर द गवर्नमेंट डेयरी प्रोडक्ट नहीं है और उस पर भी अब 18% जीएसटी अट्रैक्ट हो। Earlier, maybe the GST rate was not levied. GST was not levied on that, maybe because of dairy product, but now it will be levied. अभी ओला इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा था कि ओला इलेक्ट्रिक बंद होने वाला है, ओला इलेक्ट्रिक अपने कस्टमर्स की सुनता नहीं है और उनके उनके जो स्कूटर्स और उनके व्हीकल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं फॉल्ट रहता है, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है एज पर द रिपोर्ट्स। सो ओला टू यू नो reverse the opinions about them. They have claimed that 99.1% of the complaints received from CCPA यानी Consumer Protection Act are resolved, यानी उन्होंने 99.10% of the complaints rectify कर रहे हैं। The biggest news as far as I've seen, that Poonawalla, you must be knowing him. He had a vital role in manufacturing of the vaccines and COVID vaccine during the lockdown and COVID days. So the Poonawalla has bought 50% stake in Karan Johar's Dharma production house of movies and other films, for the consideration of 1,000 crore, यानी 1,000 करोड़ के लिए उन्होंने 50% ऑफ द धर्मा प्रोडक्शन एक्वायर कर लिया है। नाउ करण जौहर इज ऑल्सो हैविंग 50%। ये बंदा दोनों के पास 50% है। नेक्स्ट, ग्रो ने अपना जो एक शेयर ब्रोकिंग ऐप है
उसने अपना जो रेवेन्यू है वो 2.2 मल्टीप्लिकेशन यानी 2.2 गुना कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 24 में। आप धर्मा प्रोडक्शंस के फाइनेंशियल से भी देख सकते हो, जैसे धर्मा प्रोडक्शन का जो फाइनेंशियल्स हैं इन करोड़, वो कैसे कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल 23 में इट वाज मच बेटर देन फाइनेंशियल 24, मे बी बिकॉज सम ऑफ द मूवीज विल बी रिलीज नाउ। टोटल एक्सपेंसेस वर आल्सो ह्यूज इन लास्ट ईयर, but 21 and 22 was the COVID years, so their revenue was not much, so was the expenses. So overall the net profit is continuously good. फाइनेंशियल 20 में 27.75 करोड़ का प्रॉफिट, और 21 में इतना, 22 में थोड़ा सा और बड़ा, सेम एज 20, एंड इन फाइनेंशियल ईयर 20 they actually made a quite handsome revenue, but the same goes with expenses. Expenses भी बहुत हो गए थे, तो फिर net profit वो वापस 10.69 करोड़ पे आ गया था, which is actually worse than the COVID years. And up till now, because of the quite heavy expenses they are incurred, the tax they have paid, as of now the net profit is only this much, so they are actually suffering. So Karan Johar को actually अच्छी खासी डील मिल गई है after these performances, 1000 crore deal. नेक्स्ट वी वो टॉक अबाउट द अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स में क्रेडिट कार्ड्स भी आते हैं, और आजकल बहुत यूथ क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं। उससे जो प्राइवेट बैंक्स, मैंने पहले भी बात करी थी कैसे प्राइवेट बैंक्स को इस बार थोड़ा सा लॉस हुआ है, तो प्राइवेट बैंक्स में क्रेडिट कार्ड की वजह से अर्निंग काफ़ी इफेक्ट हुई है। बिकॉज क्या होता है, एनपीए एक टर्म होता है बैंकिंग में, इसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब है कि जब आपका कोई भी क्रेडिटर यानी आपका कोई भी लोन आपने किसी भी अपने कस्टमर को दिया है और वो रीपे नहीं करता विद इन स्पेसिफिक ड्यूरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड एज पर देयर पॉलिसीज, तो उसको आप एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं, यानी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो आपके लिए मे बी बैड डेट्स हो जाएगा। सो इसका मतलब है मोर अनसिक्योर्ड लोन्स, जितनी भी अनसिक्योर्ड लोन्स हैं इंक्लूडिंग द क्रेडिट कार्ड्स, वो एनपीए टर्न हो रहे हैं। इससे क्या हुआ ना कि एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल, इनने अपने जो रिवेन्यूज हैं और जो उसमें स्लिपेजेस देखे और एनपीए इनके बढ़ गए, जो कि एक्चुअली अच्छा साइन नहीं है। बट एच डी एफ सी यहाँ पे भी रिमेन अनफेक्टेड, मे बी बिकॉज ऑफ देयर सम डिफरेंट पॉलिसीज एंड एक्शंस। Next, we will talk about the huge upcoming IPOs which you may want to invest, or you may be excited about them. First of all, Usha Financials, that will be listed on 24th October, and will the issues, the applications be would be closed for on 20th October. Danish Power, which by the time this video comes must have closed. Next IPO will be United Heat Transfer, that would also be closed by the time this video releases. UBSC Perfection also. Vari Engineers Energy, sorry, Vari Energy. I talked about it earlier in this video कि कैसे उनका डे वन पे ही फुल सब्सक्रिप्शन हो गया था। अभी दीपक बिल्डर्स इन इंजीनियरिंग इंडिया का भी 21 से 23 अक्टूबर के बीच में आया, एंड सेम गोज फॉर प्रीमियम ब्लास्ट। सो we would be excited to see how their IPOs perform and how they are managing to give their investors a good premium and good ये जो पिक्चर है ये आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स का है, मेरा नहीं है। इशू साइज आप देख सकते हैं, इशू साइज भी सब में सबसे ज़्यादा वारी एनर्जीज का है, तो आई थिंक इस वाले जो इस कंपनी ने आउट परफॉर्म किया बाकी सभी आईपीओस को। बाकी जैसे कि यूनाइटेड हीट ट्रांसफर का सिर्फ 30 करोड़ का है, और प्रीमियम प्लास्ट का भी 26.2 करोड़ का है। तो या इट वारी एनर्जीज वाज द ह्यूज वन, एंड सो वाज दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। नेक्स्ट बिग न्यूज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कंपनी एमटीएनएल, जो कि महानगर टेलीकॉम निगम एंड लिमिटेड है। उनने कहा है कि गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर इन्फ्यूज एन एडिशनल कैपिटल, यानी गवर्नमेंट अब उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक तरह से वो वेस्ट हो रहा है मनी वहाँ पे। और जो एमटीएनएल है वो बहुत जल्दी लिक्विडेशन में जाएगी, यानी वो बंद हो जाएगी, लेकिन वो बंद तभी हो सकती है जब वो 3268 करोड़ का डेथ है वो रीपे कर दे। जो लाइबिलिटीज़ है उनको रीपे पहले करना पड़ेगा, तब जाके वो क्लोज हो पाएगी। और करंटली उनका जो रेवेन्यू था वो 799 करोड़ था, and most probably they only capture I think less than 1 crore of the total population of the India. So yet yes, it is not fruitful to be investing in this MTNL for the government. It's not feasible anymore. So I think it's a good decision. अंबुजा सीमेंट ने सीके बिल्डा को बाय किया 8100 करोड़ के लिए, जो कि बिग न्यूज़ है। सीके बिल्डा अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके हॉस्पिटल्स भी बहुत है। अंबुजा सीमेंट ने सीके बिल्डा को इस अमाउंट के लिए एक्वायर किया है, ऑफ कोर्स फॉर 46.8% ऑफ द स्टेक, मे बी बिकॉज सीके बिल्डा का जो सीमेंट प्रोडक्शन है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है बाकी सीमेंट्स के अकॉर्डिंग, बाकी सीमेंट्स के कंपेरिजन में। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल है, या फिर प्रॉफिटेबल नहीं, सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो अल्ट्राटेक की है। अंबुजा सीमेंट को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो फिर उन्होंने सीके बिल्डा का एक्वायर किया ताकि वो अल्ट्राटेक से कम्पीट कर पाए। अंबुजा सीमेंट अडानी ग्रुप में आता है।
The third is Shree Cement and the fourth is Dalmia Cement. You must have seen many ads of it. So yeah, इन दिनों सीमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा रेवोल्यूशन चल रहा है. Many mergers and acquisitions are also taking place. Share भी. Next, we would talk about the Hyundai IPO. I think many of the people were excited about it, but up till now it is not fruitful. Issue size इतना था और ऑफर साइज 1960 का था. लिस्टिंग प्राइस कम रहा ऑफर प्राइस से. इसका मतलब है कि जिनको आईपीओ अलॉट हुआ था उनको इतना फ्रूटफुल नहीं रहा, उनको बेसिकली लॉस हुआ होगा. अब देखते हैं बाकी कैसे परफॉर्म करता है. एक तरह से 1.48% का लिस्टिंग लॉस कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा बुरा है, बट वी विल सी हाउ द थिंग्स टर्न अप फॉर हुंडई. एलआईसी का भी ऐसा हुआ था, 8.62% से नेगेटिव गया था. पेटीएम का अपन को भी पता है, पेटीएम का बहुत ज़्यादा हाइप था लेकिन हाइप को एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया. कोल इंडिया एंड रिलायंस पावर आर ऑल्सो द गुड गुड साइड ऑफ इंडियन इकोनॉमी. जीआईसी एसबीआई कार्ड ऑल्सो सफर्ड अ लिटिल सेटबैक. तो यहाँ सारे आईपीओ फ्रूटफुल नहीं होते. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एस्टिमेट किया कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 7% से रहेगा. अब ये चाहे इन्फ्लेशन कह लो या फिर इसका जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, जीडीपी का, वो 7% रहेगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ टाइम से काफ़ी कांस्टेंट है. 6 to 8% ही रहता है. सो ये अच्छा है कि इंडिया सस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ग्रो कर रहा है. थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए तो बेटर रहेगा. नेक्स्ट आकाश जो कि बायजू के साथ मर्ज हो गया था और बायजू ने उसको एक्वायर कर लिया था, उस वापस से 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है टू रीबिल्ड डिजिटली इन द नेक्स्ट 2 years, अपकमिंग 2 years. तो देखते हैं कि क्या होता है एजुकेशन इंडस्ट्री में. अभी बीच में बहुत एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बूम पे था, अभी थोड़ा सा आई थिंक सेटबैक हो गया है. ओनली फ्यू प्लेयर्स आर ग्रोइंग. नेक्स्ट न्यूज़ विल बी अबाउट जोमेटो. तो जोमेटो का जो प्रॉफिट है वो 389% से इंप्रूव हुआ है. उनका जो ऑर्डर वैल्यू वो भी इंप्रूव हुआ है और कंटिन्यू वो प्रॉफिटेबल भी है. सो यह जोमेटो इज एक्चुअली किकिंग अप नाउ द एक्सपेक्टेशंस. उनका ब्लिंकिट भी उनका है, तो उनका भी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा है. उनकी भी फाइनेंशियल इस बार बेटर है. Next, we will talk about Varun Beverages, which is the bottler of the Pepsi company. You must be knowing Pepsi जो इंडिया में पेप्सी है वो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड बनाता है और बॉटल करता है. उसने 24% प्रॉफिट्स बनाए हैं. एबिडिटा उनका 30.5% से, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिबेंचर्स सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स, वो 30.5% है उनके रेवेन्यू का. और ओवरऑल जो प्रॉफिट्स हैं वो 24% है. कंपनी का भी प्रोस्पेक्ट है कि वो 7,500 करोड़ वाया QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के थ्रू रेज करने वाले हैं, जो कि अनदर गुड साइन फॉर द फॉर फॉर देयर कंपनी एंड फॉर देयर इन्वेस्टर्स. फर्म परफॉर्मेंस ने ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट्स हैं, जो कि एक्चुअली बहुत रिलायबल मानी जाती है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है. इसके एस्टीमेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है. हालांकि अभी उनको काफ़ी लोकल कंपटीशन जैसे कैंपा, जो कि अब रिलायंस की कंपनी है, उनसे कंपटीशन कम्पीट करना पड़ेगा. बट लेट्स सी, अभी तक तो वीबीएल के लिए सही चल रहा है एंड फॉर देयर इन्वेस्टर्स टू. नेक्स्ट थिंग इज डैट अश्वनी भाटिया जो कि सेबी के ऑफिशियल है, उन्होंने ये बोला है कि जो एफ एंड ओ है, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं, जो कि अब जब इंट्राडे करते हैं या फिर अलग ऑप्शंस करते हैं, आप शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो फिर उसमें भी उन्होंने कहा है कि नेशनल टाइम पास बन चुका है. कि उनने इस पे बहुत फोकस किया है. ही इज फोकस दैट he has and urged people to invest more in mutual funds and long-term pooled vehicles rather than short-term investing, which may also lead to their losses. And अभी पिछले पिछले 4 years में आफ्टर कोविड द डीमैट अकाउंट्स हैव इंक्रीज्ड 4 times, यानी पहले 4 करोड़ कुछ होते थे, अभी 16 करोड़ डीमैट अकाउंट है. 16 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, तो 16 करोड़ इन्वेस्टर्स, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो F&O में लॉस. सो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इट इज आई थिंक मच मोर प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन. Of course, it needs patience. So the same as Ashwani Bhatia sir has also conveyed कि शॉर्ट टर्म के बजाय रादर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा. नेक्स्ट वी वुड टॉक अबाउट बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस का जो प्रॉफिट है वो 13% से अप हुआ है. हालांकि ब्लूमबर्ग का जो एस्टीमेट था वो 5726 करोड़ का था, उनका 4014 करोड़ रहा. स्टिल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है. कंसोलिडेटेड इनकम उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स है कंसोलिडेट में आता है, तो वो 17,095 यानी 70,095 करोड़ से इंक्रीज हुआ है दिस क्वार्टर में, कंपेयर्ड विद द लास्ट क्वार्टर का 13,382 करोड़. 13% ईयर ऑन ईयर इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है. नेक्स्ट वी वुड टॉक अबाउट एनटीपीसी. एनटीपीसी का जो प्रॉफिट है वो 14% से बढ़ा है टू INR 5380 करोड़. नाउ देयर इज अ बिग न्यूज अबाउट ब्लिंकिट हियर. ब्लिंकिट जो कि जोमेटो के अंडर आता है. सो ब्लिंकिट ने इंट्रोड्यूस किया EMI ऑप्शन फॉर देयर यूजर्स. अब तो आईफोन्स भी जैसे EMI और अमेजोन में EMI ऑप्शन होता है आजकल, तो अब ब्लिंकिट भी EMI में ऑप्शन देने लग गया है.
उनमें ईएमआई ऑप्शन तब एप्लीकेबल होगा जब आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा हो और उसका वैल्यू 2999 से ज़्यादा हो, यानी तब 3000 तक हो, 3000 हो या उससे ज़्यादा हो, तो फिर आपको ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ये तब अवेलेबल नहीं होगा जब भले ही आपका जो कार्ट है वो 3000 है, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा आइटम। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आई होप यू अंडरस्टूड। ये बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि वो अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाएं, AOV ये बढ़ाएं। इससे उनकी इकोनॉमीज में हेल्प होती है और प्लस उनका जो डिलीवरी चार्ज है वो कम ले सकते हैं, इनका प्रॉफिट बढ़ता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अंबानी। मुकेश अंबानी have said that AI will be led by India और India will take the lead in AI solution। अब देखते हैं कितना सच है कितना झूठ। आई थिंक currently China and USA are of course leading the world। Next we would talk about IndusInd Bank। So IndusInd Bank's profit falls by 40%, which is a huge loss। 40% एक बहुत ही अच्छा नंबर है। नेक्स्ट वी would talk about, I think it is the last news for today। Oyo made profit of INR 158 करोड़। INR 158 करोड़ जो कि अच्छा अमाउंट है। और इनकी जो कंपनी है रितेश अग्रवाल जी की, वो शार्क टैंक में भी आए थे तो काफ़ी पॉपुलर है, तो उनका 20% से प्रॉफिट जंप हुआ है। अभी ओयो थोड़ा सा डाउन चल रहा था, लेकिन अभी मैंने वापस कवर किया है 20% अप विद द प्रॉफिट्स ऑफ 158 करोड़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले मैंने बीपीटी बनाया, उसके बाद मैंने वॉइस ओवर किया, एक्सप्लेन किया आपको लास्ट 5 to 6 डेज का जो मेन क्रक्स था न्यूज़ था, ताकि आपको पूरा न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना पड़े और आपको जो फाइनल न्यूज़ चल रहा है लेटेस्ट वो आपको अप टू डेट रहे, आप मिलते रहे आपको। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई विल कंटिन्यू टू अपलोड दिस टाइप ऑफ कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।